नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी बाल विकास और अध्यापन कला के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारा मॉक टेस्ट का सीरीज 10वां चल रहा है। इससे पहले हमने 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे अवश्य ही देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्तिका घर में ज़्यादा बात नहीं करती परंतु विद्यालय में बहुत बात करती है, यह दर्शाता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन दूसरा, उसके विचार विद्यालय द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, इसलिए कार्तिका विद्यालय में ज़्यादा बात करती है घर की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, थ फ च ध्वनियाँ डैश है। उत्तर देखेंगे। चौथा ऑप्शन सही है। थ फ और च ये ध्वनियाँ स्वनिम ध्वनियाँ है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे। स्वनिम ध्वनियाँ की एक इकाई है जो किसी भाषा विशेष में एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करती है। तो आप सब ने यहाँ जाना स्वनिम क्या है। अगला प्रश्न है, इससे पहले मैं बता दूं कि हम ऑप्शन को देखकर उसके उत्तर जो करेक्ट रहते हैं उस पर किसी प्रश्न में चर्चा भी करते हैं, ताकि क्योंकि बाल विकास में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम उसका अर्थ समझने में कठिनाई होती है, इसीलिए हम ऑप्शन के उत्तर के साथ साथ उसकी व्याख्या को भी ज़रूर करते हैं। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए। तीसरा प्रश्न है, चिंतन की सूचना प्रक्रमण मॉडल में निम्नलिखित चरण आते हैं। इसमें देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे और इन चरणों का सही अनुक्रम क्या है ये आपको बताना है। इसका पहला ऑप्शन सही है। पहले श्रेणीकरण, उसके बाद पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद प्रतिक्रिया का चयन, उसके बाद प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन। तो पहला ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर जोर देता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता। अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों द्वारा बीज बोना तथा अंकुरण के चरणों का निरीक्षण करना। इसमें विद्यार्थी उस कार्य को करके सीखेगा और उससे उनको जो ज्ञान उपलब्ध होगा ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब विद्यार्थी किसी कार्य को करके सीखता है तो उससे संबंधित वो बहुत ही आसानी से उस तथ्य को समझता है और उसका उत्तर भी देता है और उसे जीवन में उतारने की कोशिश भी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन तीसरा, सार्थक संबंध। चेतना या अचेतन अवस्था में भावनाओं, व्यवहारों, घटनाओं, विचारों या किसी वस्तु के बीच एक संबंध होता है। साधारणतः यह संबंध व्यक्ति के निजी अनुभवों से विकसित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, शिक्षक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता डैश एक संयोजन है। ऑप्शन 2 ऑप्शन है, अन्य 2 ऑप्शन को हम देखेंगे। जिसमें चौथा ऑप्शन सही है, उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन देखेंगे।
तीसरा ऑप्शन सही है, विभिन्न अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करना। अब हम थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे। प्रत्येक शिक्षक के लिए छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानना चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का पता करने के लिए शिक्षक को विभिन्न अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्या हो सकता है? ऑप्शन देखेंगे, आप सभी भी बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन पहला, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 10वां, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए शिक्षकों को डैश पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ऑप्शन दूसरा, सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षार्थी को शामिल करना। अगला प्रश्न है, विकास में PSRN शब्द दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन देखेंगे आप सभी। ऑप्शन पहला, समस्या का समाधान करना, तर्क और संख्यात्मक कार्य। इसके व्याख्या पे थोड़ा सा हम विचार करेंगे। विकास सिद्धांत PSRN समस्या का समाधान, तर्क तथा संख्यात्मक कार्यों को दर्शाता है। यह बच्चों की समझ का विकास करती है। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि, ऑप्शन देखेंगे, शिक्षा व्यवस्था नाकाम रही है। किसी एक बच्चा के फेल होने से इसका मतलब ये होता है कि शिक्षक व्यवस्था नाकाम है, केवल अपनी विफलता का एकमात्र जिम्मेदार है। शिक्षकों की शिक्षण नीति, मूल्यांकन प्रणाली, स्कूल प्रबंधन, सहपाठी के साथ संबंध और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी विफलता के कारण हो सकती है। आपने यहाँ ये भी जाना कि बच्चों की विफलता का कारण क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकास के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार जलवायु परिवर्तन और आनुवंशिकता से प्रभावित होता है? ऑप्शन पहला, शारीरिक। अगला प्रश्न है, विकासात्मक कार्य एक अवधारणा है जिसे सबसे पहले डैश ने प्रयोग किया था। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन तीसरा, हेवी गस्टर। इन्होंने भौतिक विज्ञान और शिक्षक थे। इन्होंने कहा था कि सीखना एक बुनियादी और निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। इनके अनुसार बुद्धि और विकास 6 चरणों में होता है। आगे हम अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलेंगे। बाल्यावस्था से संबंधित वर्तमान विचार के अनुसार, प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन चौथा, बाल्यावस्था क्रमिक विकास और परिवर्तन की अवधि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन तीसरा, दैसिक चिंतन। अगला प्रश्न है, कुलव वर्ग के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार जब व्यक्ति कोई नैतिक निर्णय लेता है तो अपेक्षा करता है। ऑप्शन तीसरा, संभावित निर्धारित दंड। अब इस पे थोड़ा सा हम व्याख्या करेंगे। कुलव वर्ग के नैतिक सिद्धांत को पूर्व पारंपरिक नैतिकता, परंपरागत नैतिकता और उत्तर पारंपरिक नैतिकता, इन 3 स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है। नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं। उनके अनुसार जब व्यक्ति कोई नैतिक निर्णय लेता है तो संभावित दंड की ओर
प्रवृत्त होता है। तो व्यक्ति के मन में ये भी चलता है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है तो वे निर्धारित इसके पीछे कोई दंड या उन्हें पुरस्कृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन तीसरा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा कार्यान्वित शिक्षा के प्रगतिशील मॉडल में बच्चों का समाजीकरण इस तरह से किया जाता है ताकि उनसे उपेक्षा की जा सकती है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन दूसरा, सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी सिखाए और सामाजिक कौशल सीखे। अगला प्रश्न है, जब बच्चा शौ और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर के बीच भेद नहीं कर पाए तो वह डैश से ग्रस्त है। ऑप्शन दूसरा, डिसलेक्सिया से वह बच्चा ग्रस्त है। अब हम जाने डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्र को समान दिखने वाले शब्द या अक्षर भेद करने में समस्या होती है। उदाहरण के लिए क और ई में भेद उन्हें नहीं दिखाई देता है। आपने यहाँ समझा डिसलेक्सिया क्या होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन तीसरा, आवश्यकता। आवश्यकता शब्द अक्सर अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव में प्रयुक्त होता है क्योंकि दोनों शब्द एक ही काम करते हैं। आवश्यकता और अभिप्रेरणा व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्त करने हेतु मजबूर करते हैं। कई मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा और आवश्यकता के संदर्भ में सिद्धांतों का प्रतिपादन कर चुके हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्योंकि त्रुटियां महत्वपूर्ण है। दो ऑप्शन देखेंगे, अन्य दो ऑप्शन को आगे देखेंगे। ऑप्शन दूसरा, बच्चों की सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधानों को पहचानने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन डैश हो सकता है। ऑप्शन पहला, बाल केंद्रित शिक्षक द्वारा हो सकता है। अगला प्रश्न है, डैश प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की सफलता को संबोधित करती है। ऑप्शन दूसरा, भावात्मक। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा विकल्प स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन तीसरा, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में जानी जाती है। इसके अनुसार लक्षण एक से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनबर्ग के बुद्धि त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन तीसरा, दैशिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी शिक्षार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलाबर्ग के नैतिक विकास से निम्नलिखित चरणों में से किसका उल्लेख कर रही है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन दूसरा, उत्तर पारंपरिक चरण सामाजिक अनुबंध। अगला प्रश्न है,
सीखने की अक्षमता आम तौर पर क्या होती है? ऑप्शन पहला, उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस समस्या से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनबर्ग ने बुद्धि त्रितंत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया है? ऑप्शन दूसरा, सामाजिक। अब हम इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे कि बुद्धि त्रितंत्र सिद्धांत को स्टेनबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उनके अनुसार बुद्धि के 3 पहलू है, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक। अधिगम और बुद्धि के सामाजिक पहलू को बंडूरा द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, निमोनिक डैश से संबंधित है? ऑप्शन पहला, निमोनिक स्मृति से संबंधित है। निमोनिक स्मृति सहायता उपकरण है। यह उस जानकारी को याद करने में सहायता प्रदान करता है जिसे याद करना कठिन हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।